सिलेबस डिस्कस हो गया था ना कल। ठीक है, चलो तो आज स्टार्ट करते हैं। सिलेबस के बारे में हमने कल बात कर ली थी और आज अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से अपन लिखना स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट में जो सबसे पहला टॉपिक था, तो सिलेबस सबको याद हो गया होगा लगभग, है ना। कलर ये देख लेना बेटा, वाइट सही रहता है या ये येलो सही है, बता देना, दिखना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट, जिसका सिलेबस मैंने कल आपको लिखवा दिया था, जिसमें आपने देखा सबसे पहले हमें क्या डिस्कस करना है कि ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है। और आपको मैंने कहा था कि यूनिट फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप एक बार रीडिंग लगाना, आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन फिर कैसे करने हैं वो हमें यहाँ सीखना है। क्योंकि तो ग्रुप की डेफिनेशन तो हमेशा वही होती है, लेकिन क्वेश्चन उस पर हर बार आ रहा है। और अभी 2023 में भी क्वेश्चन पूछा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो ग्रुप की डेफिनेशन पे ही पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा ग्रुप है कौन सा नहीं है। तो इसका मतलब सर पहले हम जो सीखना चाह रहे हैं वो ये सीखना चाह रहे हैं कि भाई ग्रुप चेक करना आ जाए ना तो वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। अब आप ये बताओ कि उसके लिए हमें क्या क्या सीखना है, क्या डेफिनेशन होती है, क्या ध्यान रखना है, और फिर पहले अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे अच्छे से और फिर उस पर जितने टफ क्वेश्चन हो सकते हैं, ताकि इतने टफ क्वेश्चन करके जाएं कि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन हमें बहुत आसान लग जाए। क्योंकि यहां तो अपन टफ करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले आसान करेंगे, फिर दो चार क्वेश्चन ऐसे भी करेंगे जिनको देख के हमें लगे कि यार वाकई में इस लेवल पे भी क्वेश्चन आ सकता है क्या। जैसे एसीएफ में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपने देखा होगा, तो कई जगह अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अगर टॉपिक पढ़ लिया तो उसके बाद क्वेश्चन ना हो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रयास ये रहेगा अपना। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे आप, एक फर्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं इसमें, बाइनरी ऑपरेशन, जिसे कहते हैं द्विचर संक्रिया। बाइनरी ऑपरेशन हेडिंग और इंग्लिश मीडियम में है क्या कोई बच्चा? वो तो बता देना, भी दोनों मीडियम में बता देंगे ना। बाइनरी ऑपरेशन, और वर्ड आप दोनों में ध्यान रखें, हिंदी में भी ध्यान रखें इंग्लिश में भी ध्यान रखें, ताकि कई बार क्या है कि अपन भूल जाते हैं तो इंग्लिश वाला याद रह जाता है, तो दोनों सीखने में कोई दिक्कत नहीं है ना। दोनों लिखूंगा मैं साथ साथ में। तो बाइनरी ऑपरेशन, द्विचर संक्रिया, नाम सुना हुआ है, द्विचर संक्रिया। और हिंदी में देख लेना भाई कोई अशुद्धि नहीं हो ना, क्योंकि मेरे को ग्रामर इतनी अच्छी नहीं आती है, हो सकता है आप लोग वो मेरे से ज्यादा अच्छी आए, है ना। तो कहाँ बिंदु लगेगा कहाँ नहीं लगेगा ये चीज आप नोटिस करते रहें। मैथमेटिक्स मैं सिखा दूंगा, बाकी आप अपना एडजस्ट कर लेना। ठीक है, द्विचर संक्रिया। तो द्विचर संक्रिया क्या होता है पहले ये अपन बात करते हैं। तो लिखें इसमें, माना जी एक एरिक समुच्चय है, माना जी एक एरिक, पहले लिख लेंगे बाद में समझा दूंगा एक साथ, एरिक समुच्चय है, let G be a non-empty set, let G be a non-empty set। तो माना G एक एरिक समुच्चय है तथा स्टार समुच्चय G पर संक्रिया है, तथा स्टार समुच्चय G पर संक्रिया है। यानी माना G एक एरिक समुच्चय है तथा स्टार समुच्चय G पर संक्रिया है, तब संक्रिया स्टार समुच्चय G पर, तब संक्रिया स्टार समुच्चय G पर, अभी सारे हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में है कोई बच्चा? सारे हिंदी के है ना, ऑनलाइन वालों में तो कोई हो तो बता देना, मैं साथ साथ में बोलता रहूंगा। समुच्चय G पर, तब संक्रिया स्टार समुच्चय G पर द्विचर संक्रिया कहलाती है, द्विचर संक्रिया कहलाती है यदि
यदि, तो इसमें लिखें यदि फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, यानी सभी ए बी के लिए सच दैट क्या होना चाहिए कि सर ए स्टार बी है वो वापस किस में आ जाना चाहिए, जी में आना चाहिए। ए स्टार बी है वो वापस किस में आ जाना चाहिए, जी में आ जाना चाहिए। और ये ध्यान रखना बेटा, यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा है फॉर ऑल, तो ये नहीं है कि कोई ए और बी मिल गए और ए स्टार बी जी में आ गया तो आपने कह दिया द्विचर संक्रिया हो जाएगा, नहीं, सभी के लिए ऐसा होना चाहिए। तो सभी ए बी के लिए अगर ए स्टार बी वापस जी में आ जाता है तब अपन कहते हैं कि ये जो संक्रिया थी सर, जो जी पे आपने डिफाइन की थी, ये क्या बन जाती है, अपनी द्विचर संक्रिया बन जाती है। याद कर लो डेफिनेशन को जल्दी से, डेफिनेशन हमेशा ये रहने वाली है। और ये इसको याद रखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ये केवल लिखने के लिए था। हमें याद क्या रखना है, ये बस काम का यही है। ये तो मैंने लिखा है कि जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, यानी एक एरिक समुच्चय है, और स्टार उस पर कोई भी संक्रिया दे रखी है आपको, तो ये तो एग्जाम में दे रखा होगा भाई, ये चीजें तो आपको एग्जाम में दे रखी होंगी। जी एक समुच्चय होगा जो आपको दे रखा होगा, और स्टार जो संक्रिया है वो भी आपको दे रखी होगी। हमें प्रूफ क्या करना होगा कि वो द्विचर संक्रिया है या नहीं है। तो उसके लिए क्या चेक करना है कि सभी ए बी के लिए सर वो ए स्टार बी करने पे वापस जी में आ जाना चाहिए। इसका मतलब आप एक बात देख रहे हो यहाँ पे कि सर ये जो स्टार है वो ऑपरेट कैसे हो रहा है, ए कहां से ले रहे हो आप, जी से, बी कहां से ले रहे हो, वापस कहां जा रहा है। तो ये एक फंक्शन की तरह काम नहीं कर रहा क्या, कि सर अगर मैं इस स्टार को यहां से ऐसे लिख दूं तो क्या बुराई है क्या। सर यहां से एक एलिमेंट ले रहे हो आप, दूसरा एलिमेंट भी जी से ले रहे हो, और रिजल्टेंट वापस कहां आ रहा है, जी में ही आ रहा है, बिल्कुल लिख सकते हो। तो इसका मतलब सर संक्रिया नया कुछ नहीं था, एक फंक्शन ही तो है, फलन ही तो है, जो अपन 11th-12th में पढ़ते हैं उसी को। यानी कि सर अगर जी क्रॉस जी से जी में एक स्टार क्या है, एक फंक्शन ही होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि आप खुद सोचो ना कि सर देखो यहां से ए हमने कहां से लिया है, जी से लिया है, बी भी हमने कहां से लिया है, जी से लिया है, और ए स्टार बी वापस कहां आ रहा है, जी में आ रहा है। क्योंकि हमें पूछा जाता है कि किसी समुच्चय जी पर द्विचर संक्रियाएं कितनी हो सकती हैं, जितने जी क्रॉस जी से जी में फंक्शन हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या भाई, यहां से मैं द्विचर, क्योंकि देखो ये तो क्वेश्चन है, वो डेफिनेशन पे अपने अप्लाई करना है वो अलग बात है, लेकिन यहां से हमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मान लो कोई समुच्चय जी है जिसमें एन एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, एन एलिमेंट है, तो उस समुच्चय जी पर आप कितनी द्विचर संक्रियाएं बना सकते हैं। एन कैसे बेटा, हमें कैसे पता एन बना सकते हैं। सर हमें अभी आपने ये बताया कि सर स्टार जो है, जो द्विचर संक्रिया है, वो एक जी क्रॉस जी से जी पे क्या एक फंक्शन है। तो मतलब सर आप ये पूछना चाह रहे हो कि जी क्रॉस जी से जी में कितने फलन बना सकते हो आप, उतने द्विचर संक्रिया बना सकते हो। अब आपको आइडिया है इस चीज का कि ए से बी में कितने फलन होते हैं टोटल, बचपन में पढ़ा है कभी ये। वैसे अपने फलन जो पढ़ेंगे वहां पे पढ़ते हैं कि अगर ए से बी में कोई फलन है, अगर ए की कार्डिनलिटी दे रखी हो, यानी ए में नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हो, अवयव दे रखे हो, बी में अवयव दे रखे हो, तो ए से बी में आप टोटल फलन कितने बना सकते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई, पहले बताओ यहां तक कोई समस्या किसी को, ये समझ में आ गया सबको, डेफिनेशन याद हो गई सबको। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना काफी है। हमें क्या चेक करना है कि सर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए ए स्टार बी वापस किस में आना चाहिए, जी में आना चाहिए, तो ये द्विचर संक्रिया हो जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है और पूछा हुआ भी है एग्जाम में, आपको इसमें मिल जाएगा, बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा कि समुच्चय जी में एन अवयव हैं, तो समुच्चय जी पर टोटल यानी कुल द्विचर संक्रियाएं कितनी होंगी। तो द्विचर संक्रियाएं काउंट करनी है, लेकिन वो कैसे काउंट करोगे आप। सर आपने बता दिया कि स्टार जो द्विचर संक्रिया है वो जी क्रॉस जी से जी में क्या एक फलन है, ये लिख सकता हूं कि नहीं, एक फलन है, लिख सकता हूं। तो सर हमें अगर द्विचर संक्रिया पूछ रहा है, इसका मतलब हमें से क्या पूछा जा रहा है कि भाई जी क्रॉस जी से जी में कितने फलन बना सकते हो, कितने फलन बना सकते हो। तो ये अपन काम में लेते हैं जब अपन फलन में पढ़ते हैं। अगर आपको याद हो तो
एफ अगर ए से बी में मान लो कोई फलन है, तो ए से बी में कुल कितने फलन बना सकते हैं अपन? पढ़ा हुआ है? नहीं है तो अभी अपन ध्यान रखेंगे, बाकी अपन पढ़ेंगे जब 11th-12th में पोर्शन स्टार्ट करेंगे तो वहां फलन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। उसमें अपन काउंट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कितने फलन होते हैं ए से बी के अंदर। तो वो मैं भी एक यहाँ पे स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, आपको अभी ध्यान रखना है, और बाद में अपन पढ़ेंगे तब वहां पे फलन में दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लिख लो, इसमें एक स्टेटमेंट ऐड कर लो, एक स्टेटमेंट साथ में ऐड कर लो यहाँ पे, और इसको नोट बना के लिख लेना बेटा ना, और साथ में लिख लेना कि अपन 11th-12th में जब फलन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब इसको पढ़ेंगे, है ना। ये हमारा पीछे से 11th-12th का काम आ रहा है जो मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूं। तो आप लिख लो लिख लो, माना समुच्चय जी में, या सॉरी, माना समुच्चय ए में n अवयव हैं तथा समुच्चय बी में m अवयव हैं। कितने हैं? m अवयव हैं। माना समुच्चय जी में कितने, ए में कितने अवयव हैं? n, और समुच्चय बी में कितने अवयव हैं? m अवयव हैं। तब समुच्चय ए से बी में परिभाषित कुल फलनों की संख्या, तब समुच्चय ए से बी में परिभाषित कुल फलनों की संख्या कितनी होती है भाई? कितनी होती है बताओ, याद है? क्या होती है? समुच्चय बी में अवयवों की संख्या की पावर समुच्चय ए में अवयवों की संख्या क्या होती है? लिख लेंगे बराबर समुच्चय, तो m की पावर n लिख दूं क्या डायरेक्ट? एक ही बात है, समझ जाओगे। ऊपर मैंने लिख दिया है तो यहां से आप लिख सकते हैं कि सर आप डायरेक्ट ये लिख दो यहाँ पे, क्योंकि मैंने बी में कितने अवयव लिए हैं? m, तो ये बेटा m की पावर कितनी हो जाती है? n हो जाती है। यानी जो आप डोमेन, कोडोमेन, यानी प्रांत, सह प्रांत जानते हो। अगर फंक्शन ये डिफाइन करते हैं, एफ ए से बी में अगर फलन है, एक फलन है, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ेंगे कि सर इसको तो हम कहते थे प्रांत, याद है क्या? और सर इसको कहते थे सह प्रांत, इसको क्या कहते थे? सह प्रांत। और ये प्रांत होता था और ये सह प्रांत। तो टोटल कितने फलन होंगे? सह प्रांत में अवयवों की संख्या की पावर प्रांत में अवयवों की संख्या होती है। इतने फलन आप बना सकते हैं। बात में आएगी नहीं आई? ये अपन फंक्शन में पढ़ते हैं। टोटल कितने फलन बना सकते हैं? यानी सर सह प्रांत में अवयवों की संख्या की पावर, यानी प्रांत में अवयवों की संख्या। तो ये मैंने मान लिया था कि भाई इसमें देखो, यहां से फंक्शन ए से बी में बनाना है, तो बी में मैंने कितने अवयव माने? m, और ए में कितने अवयव माने? n। तो कितना बन जाएगा? m की पावर n बन जाएगा। ठीक है, अब यही बात आप वहां लगाओ, देखो पीछे। अब मैंने यहां में फलन नहीं पूछ रहा है, वो हमें क्या पूछ रहा है कि अगर समुच्चय जी में n अवयव हैं, तो समुच्चय जी पर परिभाषित कुल द्विचर संक्रियाओं की संख्या कितनी होगी? तो कितनी होगी? सर जी क्रॉस जी से जी में जितने फलन होंगे। अब यहां इस समुच्चय से इस समुच्चय में हमें क्या निकालने हैं? फलन निकालने। तो क्या बताया था मैंने? इस समुच्चय की जो भी अवयव होंगे उसकी पावर इस समुच्चय के अवयव। अब इस समुच्चय में कितने अवयव हैं? n क्रॉस n। अगर मान लो n अवयव लेता हूं तो इसमें n स्क्वायर है, इसमें कितने हैं? n। तो सर n की पावर n स्क्वायर हो गया। नहीं हुआ क्या? ये क्या हो गया यहाँ पे? प्रांत। और ये क्या हो गया? सह प्रांत। अब मान लो जी में मैंने n अवयव लिए, तो सर n की पावर ये हो जाएगा। और इधर कितने अवयव हैं? n क्रॉस n, यानी n स्क्वायर अवयव है। तो टोटल कितनी द्विचर संक्रियाएं हो जाएंगी? n की पावर n स्क्वायर। ऐसे निकालते हैं। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये अपन कहां से सीखते हैं? फलन से। इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट आपको पहले लिखवा दिया है, आप ये ध्यान रखेंगे। अब अपना जो क्वेश्चन है वो अपन लिख लेते हैं। और ये प्रांत होता है,
ये सह प्रांत होता है, तो ये आप लिख लें सभी। फिर अपन जो अपना स्टेटमेंट लिखना चाह रहे थे ग्रुप थ्योरी में क्या पूछा जाएगा उसको अपन लिख लेते हैं। हमें इस तरीके से पढ़ना है कि कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटना नहीं चाहिए और पढ़ाए हुए से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इसमें आप लिख लेंगे यदि समुच्चय जी में n अवयव है, यदि समुच्चय जी में n अवयव हैं तो समुच्चय जी पर परिभाषित या समुच्चय जी पर कुल द्विचर संक्रियाओं की संख्या कुल द्विचर संक्रियाओं की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी बताओ? n की पावर n स्क्वायर। क्यों हो जाएगी? समझ में आ गया ना सबको? याद तो नहीं कर रहे हो कि सर कितनी हो जाएगी? n की पावर n इंटू n। तो n इंटू n कितना होता है? n स्क्वायर। तो सर ये हो जाएगा n की पावर n स्क्वायर, n की पावर n स्क्वायर। क्यों हो गया? समझ में आ गया? देखो इधर, क्योंकि सर देखो यहां आपने n अवयव लिए तो हमने कहा था सह प्रांत के अवयवों की संख्या की पावर प्रांत में अवयवों की संख्या। तो सर प्रांत में अवयव हो जाएंगे n क्रॉस n, और इधर कितने अवयव है? n, तो n की पावर n स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा द्विचर संक्रिया पे क्वेश्चन बन सकता है, या तो कुल द्विचर संक्रियाएं पूछी जा सकती हैं, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि कोई समुच्चय दे देगा, उस पर कोई संक्रिया डिफाइन होगी और आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये संक्रिया द्विचर संक्रिया है या नहीं है। ठीक है, दो ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। जैसे मान लो क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, लिख लेंगे क्वेश्चन, लिख लो इस पे। फिर लिख लिया क्या सब? नहीं तो क्वेश्चन लिख लो इस पे, क्वेश्चन लिख लो। यदि समुच्चय जी में अवयवों की संख्या 5 है। कितनी है? 5 है। तब समुच्चय जी पर कुल द्विचर संक्रियाओं की संख्या होगी। तब समुच्चय जी पर कुल द्विचर संक्रियाओं की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी बताओ? 5 की पावर 25 हो जाएगी। सीधा सा है, 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। सर 5 की पावर 25 हो जाएगी। ठीक है, यानी 5 की पावर 5 इंटू 5 लिख देंगे तो 5 की पावर 25 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हो सकता है कि वो n का मान चेंज कर दे, 5 की जगह 6 लिख दे, 4 लिख दे, तो अपना क्वेश्चन यही रहेगा। अब यहां से दो चीजें सीख ली कि सर अब हमें कोई ये भी पूछ लेगा ना, ए से बी में, ए में अवयवों की संख्या दे देगा, बी में अवयवों की संख्या दे देगा, तो ए से बी में कुल कितने फलन बना सकते हो? तो सर बी में अवयवों की संख्या की पावर ए में अवयवों की संख्या, बस ये ध्यान रखना है। बी में अवयवों की संख्या पावर ए में अवयवों की संख्या। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब आप इसमें क्वेश्चन लिखें, एक क्वेश्चन और लिखो। मैंने जी एक समुच्चय दे दिया, या फिर आप एक ए स्टार बी बराबर डिफाइन कर रहा हूं मैं ए टू दी पावर बी। ठीक है, ए स्टार बी बराबर क्या है? ए टू दी पावर बी है। तब निम्न में से
किस समुच्चय पर तब निम्न में से किस समुच्चय पर तब निम्न में से किस समुच्चय पर संक्रिया स्टार द्विचर संक्रिया है, स्टार द्विचर संक्रिया है। तो दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है बेटा, बात समझ में आ गई क्या? कि सर यहां दो ही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो हमें पूछा जाएगा कि भाई अगर किसी समुच्चय जी में अवयवों की संख्या n है तो उस पर आप कितनी द्विचर संक्रिया बना सकते हो। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमें कोई समुच्चय दे देगा, उस पर कोई संक्रिया डिफाइन कर देगा और पूछेगा कि इस समुच्चय पे ये संक्रिया द्विचर संक्रिया है या नहीं है, यानी बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। जी एक समुच्चय दे देगा, कोई भी अपन को सेट दे देगा। ठीक है, अब इसमें संक्रिया है, ऑप्शन लिखें। ऑप्शन ए लिखें, जी बराबर रियल नंबर का सेट, जानते हो सारे? हाँ भाई, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जानते हो ना, तो इसको अपन आर से लिखते हैं। वैसे तो देखो इसका नोटेशन ये होता है बेटा, ये जो आप पढ़ते हो ना, ये जो रियल नंबर का समुच्चय यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वो सिंपल आर कभी नहीं होता है। जब सिंपल आर लिखा होगा तो वो लिख के देगा आपको हमेशा कि आर का मतलब, क्योंकि आर तो अपन एबीसीडी में आर पढ़ते हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। नहीं, अगर सिंपल आर जहां भी लिखा हुआ आता है ना, अपनी एग्जाम में आपने देखा होगा, तो वहां बगल में लिखा हुआ आता है कि आर का मतलब क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, यानी रियल नंबर्स का सेट है। लेकिन अगर आपको ये नोटेशन दे दे वो, तो वो लिख के नहीं देगा। इसका मतलब यही होता है कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो हो सकता है कि मैं ये वर्ड यूज करूं, ये नोटेशन यूज करूं, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक होती है वहां पे ये यूज किया जाता है, लेकिन आपके कहीं भी ये नहीं लिखा आएगा। लेकिन आपके लिखा हुआ आता है आर बराबर क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, अच्छी बात है, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है उसको ऐसे लिखा जाता है, रैशनल नंबर का तो सेम वही होता है, सब जगह ही सेम ही होता है। इंटीजर आप लिखते हैं जेड, लेकिन ये लिखा जाता है, ये नोटेशंस होते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है उसको सी लिखते हैं, लेकिन वो ऐसे लिखा जाता है। तो ये नोटेशन है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो आदत पड़ जाएगी। लेकिन आपके एग्जाम में नोटेशन आते हैं वो स्टैंडर्ड नहीं आते हैं कभी भी, इसीलिए वो हमेशा लिख के देता है बगल के अंदर। कोई भी क्वेश्चन आप देखोगे सीट के अंदर तो डायरेक्ट कभी नहीं मिलेगा आपको, उसमें लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, सिंपल लिखूं, कौन से लिखूं बताओ? ये वाले लिख दूं, जान जाओगे? लिख लो। तो ऑप्शन बी लिखो, जी बराबर रैशनल संख्याएं कौन सी होती है, परिमेय संख्याएं सब जानते हैं। सी यहाँ पे इंटीजर, और डी नेचुरल नंबर का सेट, वास्तविक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं सर? 1 2 3 4 5 7। ठीक है, और फिर इसमें रैशनल नंबर की संख्याएं कौन सी, जो इंटीजर है पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। और फिर यहाँ पे परिमेय संख्याएं जो P/Q फॉर्म की होती है, जहां P तो कोई इंटीजर हो सकता है और Q अपन क्या लेते हैं, नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, या नॉन जीरो इंटीजर भी ले सकते हैं, एक ही बात है। और ये रियल नंबर्स का सेट जो होता है, यानी जो वास्तविक संख्याएं मतलब परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का कलेक्शन होता है। ठीक है, यूनियन होता है, जो भी बोलते हैं अपन। अब हमारा क्वेश्चन देखो, मेरा क्वेश्चन जो आपसे है वो क्या है, वो देखें आप लोग। मैंने कहा कि द्विचर संक्रिया पे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पहला मैंने करवा दिया आपको, दूसरा ये बनेगा बेटा। हो सकता है कि यहां ये चेंज हो जाएगा और समुच्चय चेंज हो जाएगा, लेकिन चेक तो हमें यही करना पड़ेगा हमेशा। अब हमें क्या चेक करना है कि सर ये तो संक्रिया है, वो क्या कह रहा है कि ए और बी के बीच में संक्रिया कैसे बनाई है उसने, कि भाई ए की पावर बी हो जाता है। तो अब हमें चेक करना है कि कौन से समुच्चय पर ये जो संक्रिया है वो द्विचर संक्रिया है। तो द्विचर संक्रिया के लिए क्या करते हैं, ये देखो क्या करते हैं कि सर फॉर ऑल ए बी लेंगे जी से, और वापस ए स्टार बी करने पे जी में आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तब तो वो द्विचर संक्रिया बनेगी, अगर फेल हो जा रहा है तो वो द्विचर संक्रिया नहीं बनेगी। तो बताओ कौन से समुच्चय पे बनेगी? एक बच्चा कह रहा है एन पे बनेगी, मतलब लास्ट वाला, और
जल्दी बताओ देखें। चेक करो। जैसे मान लो यहां से आप क्या लेंगे, दो वास्तविक संख्याएं लेंगे, तो दो वास्तविक संख्याएं लेंगे तो ऑपरेट कैसे होंगी? सर पहली वास्तविक संख्या की पावर में दूसरी आ जाएगी, तो क्या दो वास्तविक संख्याएं लें, एक की पावर में दूसरी लिखें, तो वापस वास्तविक संख्या आती है क्या? बताओ, दिमाग लगाना है बेटा, गलत हो सकता है। अब देखते हैं किन किन का सही होता है। एक बच्चे ने आंसर दिया है केवल, मनोहर ने दिया है केवल, है ना, बाकी किसी ने नहीं दिया। क्यों भाई बताओ जल्दी से, दिमाग लगाओ। देखो यहां पे जी पहला जो ऑप्शन है उसमें देखो, फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहा हूं, जी क्या दिया हुआ है? सर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है, तो वास्तविक संख्याएं जानते हैं सभी। तो आप एक बात बताओ, यहां से अगर मैं एक वास्तविक संख्या ले लेता हूं -1, वास्तविक संख्या होती है, और अगर मैं बी ले लेता हूं वो भी वास्तविक संख्या सॉरी यहाँ पे मैंने 1/2 ले लिया, ये भी वास्तविक संख्या है कि नहीं है? वास्तविक संख्या है। ए भी वास्तविक संख्या है, बी भी वास्तविक संख्या है, तो यहां मैं संक्रिया लगाऊंगा तो ए स्टार बी कैसे लगती है? कैसे लगती है? दे रखा है उसने कि सर ए की पावर बी हो जाता है, कोई बात नहीं, लो ए की पावर बी हो गया कि नहीं हो गया। अब ए का मान क्या है बोलो? -1, -1 की पावर हाफ क्या होता है? अंडरूट -1 का मान क्या होता है? अंडरूट -1 का मान क्या होता है? आयोटा। तो आयोटा क्या वास्तविक संख्या होती है क्या? तो फिर आपने कैसे कहा? नहीं आया ना वापस जी में, वापस जी में कहां आया? इसका मतलब सर फेल हो गया वो तो। अब ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है ये दूसरे पे भी तो काम कर जाएगा, क्योंकि ये वास्तविक संख्या है, साथ में जो परिमेय संख्याएं भी तो है। ये 1/2 परिमेय संख्या होती है कि नहीं होती? और -1 परिमेय संख्या होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो देख लो आप लोग, मैंने पहला क्या लिया था? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसका मतलब सर या तो वो फेल हो गया, क्योंकि हमें ए और बी ऐसे मिल गए कि ए और बी को ऑपरेट किया तो वापस वो जी में नहीं आ पाया, इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन फेल हो गया, द्वितीय संक्रिया फेल हो गई। दूसरे में जी अगर मैं रैशनल ले लूं तो सर यहां भी फेल हो रहा है वो तो। क्यों? क्योंकि जो आपने एग्जाम्पल वहां लिया वो यहां काम कर जाएगा। कैसे? क्योंकि -1 है वो परिमेय संख्या होती है कि नहीं? 1/2 परिमेय संख्या होती है कि नहीं होती? लेकिन सर वापस ये परिमेय संख्या नहीं है, ये तो क्या आ गई? काल्पनिक संख्या आ गई। इसका मतलब ये भी फेल हो गया। इसका मतलब सर यहां भी यही एग्जाम्पल सेम काम कर जाएगा, ये भी नहीं होगा। सी बताओ, अगर दो इंटीजर लेता हूं तो उनकी पावर करता हूं तो क्या इंटीजर ही आएगा? भाई दोनों में फर्स्ट इससे डिस्कार्ड हो जाएगा, सेकंड भी इसी से डिस्कार्ड हो जाएगा सर। थर्ड ऑप्शन की बात करो, बताओ देखें। अरे बेटा दिमाग लगाना है, इंटरेस्ट लेना है। मेरे को आंसर बताना है, मैं तुरंत बता ही दूंगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अपन लगा पाते हैं। अब आप खुद सोचो, दो इंटीजर लो, क्या हमेशा वापस इंटीजर ही आ रहा है? इंटीजर ही आएगा बिल्कुल। a बराबर 2 ले लूं और b बराबर -1 ले लूं, इंटीजर ही है दोनों। और a स्टार b क्या आएगा बताओ? a स्टार b क्या आएगा? 2 की पावर -1, और 2 की पावर -1 को क्या लिखते हैं? 1/2। और 1/2 क्या होता है? इंटीजर होता है क्या? अरे 1/2 इंटीजर होता है क्या? आंसर क्या आएगा? ये दिमाग लगाना है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, पता भी नहीं चल पाता। क्यों सर? जरूरी नहीं है, हमने दो इंटीजर लेके देख लिए, लेकिन एक इंटीजर 2 लिया, एक और भी ले सकते हो आप, 3 - 1 ले लो, तब भी क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। तो डिस्कार्ड करने के लिए एक एग्जाम्पल काफी है अपन को। लेकिन अब हाँ, चौथा सही क्यों है देख लो, नेचुरल नंबर है। अब सर इसमें कोई पावर माइनस प्लस में नहीं आएगी, क्योंकि दोनों ही प्लस में आएंगे इसमें। तो एक नेचुरल नंबर की पावर नेचुरल नंबर करेंगे, वो हमेशा क्या आता है? एक नेचुरल नंबर आता है, क्योंकि उस नेचुरल नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई करना है जितनी पावर है। किसी नेचुरल नंबर की पावर का मतलब क्या है? कि उस नेचुरल नंबर को जितनी पावर है उतनी बार क्या करना है? गुणा करके लिखना है। मजा आया कि नहीं आया? एक क्वेश्चन और दे दूं? ठीक है, तो
तो ये लिख लो पहले। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, देखें। अब एक काम करो, क्वेश्चन तो सेम ही है, बस आप ए स्टार बी चेंज कर लो और बाकी समुच्चय चेंज कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन सेम ही है, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख सकते हो। लॉग फंक्शन जानते हो क्या आप लोग? लॉग जानते हो? सुना हुआ है? चलो तो फिर अच्छी बात है, सुना हुआ है तो। चलो पहले एक सिंपल सा देता हूं मैं। ए स्टार बी करें, अगर ए स्टार बी करें और ये डिफाइन है ए प्लस -1 टू द पावर ए इंटू बी, ये डिफाइन किया है, ठीक है। और फिर सेम क्वेश्चन लिख लो। तब निम्न में से, लिख लो सेम क्वेश्चन, तब निम्न में से किस समुच्चय, तब इन सेम ही लिख लो बेटा, क्वेश्चन यही है। तब निम्न में से किस समुच्चय पर संक्रिया स्टार द्विचर संक्रिया है? और ये चारों ऑप्शन है, बताओ। क्वेश्चन लिख लेंगे सभी। ए स्टार बी मैंने वहां डिफाइन कर दिया है, फिर लिखें तब निम्न में से किस समुच्चय पर संक्रिया स्टार द्विचर संक्रिया है। ऑप्शन लिख लेंगे, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, फिर परिमेय संख्याओं का समुच्चय, फिर वही पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये चार ऑप्शन इसमें लिख लो, यहीं पे वही चार ऑप्शन हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। सेकंड क्या है? बताओ जल्दी से, कौन सा आंसर होगा? कौन बताएगा आप में से? एक बच्चे ने बताया है नेचुरल नंबर, दो बच्चों ने बताया नेचुरल नंबर। अच्छा, लाइन लग गई है भाई। आप भी बता दो नेचुरल नंबर। तीन बच्चों ने नेचुरल नंबर बताया, शाबाश। हाँ, क्या होगा? है सी, पूर्णांक। अच्छा, और चलो आपकी क्वेश्चन तो आसान आसान है, तो आप ही कर लोगे, घर पे जाके करना, मेरे कराने के बाद ये शीट करना, सब हो जाएंगी। ए भी हो सकता है, चलो ए भी हो सकता है, बताओ। अब देखो सबके अलग अलग आंसर आ रहे कि नहीं आ रहे, तो एग्जाम में क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए, उसके लिए क्या करना है? दिमाग लगाना है। देखो बेटा, ये दो चीजें मैं पहले कह देता हूं, अगर मेरा ही दिमाग लगवाना है तो मैं तो लिख रहा हूं क्वेश्चन, मैं तुरंत सॉल्व कर दूंगा, लेकिन उससे आपका फायदा नहीं होगा जब तक आप ये नहीं चलाना सीखोगे, क्योंकि एग्जाम में तो मैं साथ नहीं जाऊंगा ना आपके। तो काम है कि सर हम अपना दिमाग चलाएं, और ये सोचना मत कि आज ही आ जाए सब कुछ। मैं जैसे जैसे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके दिमाग में, अच्छा यार मैंने ऐसा नहीं सोचा, ये तुरंत दिमाग में चीजें आएंगी, लेकिन धीरे धीरे सोचना सीख जाओगे। पहले दिन में कोई विद्वान नहीं बनता है, लेकिन प्रयास करना अपना काम है। अब ये देखो, चलो बाकियों ने आंसर नहीं बताया, बहुत अच्छी बात है, ताली बजाते हैं उन लोगों के लिए। देखो इधर, यदि अभी बताया मैंने तो दो तीन तो आप उससे डिस्कार्ड कर सकते थे। उसने क्या संक्रिया दी? सर ए स्टार बी बराबर, उसने कहा ए प्लस -1 की पावर ए इंटू बी, यही तो कहा। अब पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे? सर पहला ऑप्शन कह रहा है कि भाई जी अगर अपन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ले लें तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लोगे तो आपको खुद दिख रहा है यहाँ -1 है। ए को अगर मैं 1/2 ले लूंगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर सीधा ही बन रहा है। अभी तो बताया मैंने थोड़ी देर पहले, नहीं बताया क्या? देखो, जब अपन ने ये क्वेश्चन किया था तो इसके सॉल्यूशन कैसे किया था अपन ने? देखो कि सर जब ए अपना -1 होता है
और b अपन 1/2 ले लेते हैं तो ये आयोटा आ जाता है, और आयोटा आता है वो वास्तविक संख्या तो नहीं होती, काल्पनिक संख्या हो जाती है। इसका मतलब सर एक तो यही काम कर जा रहा था सीधा सीधा ही। कैसे कि सर मैं a को ले लेता यहां 1/2 और b को मैं क्या ले लेता यहां पे बताओ, a को 1/2 ले लेते और b को कुछ भी ले लो, क्या रखना है बोलो, क्योंकि b पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि b का रोल ही नहीं है। बताओ क्या ले, 1 ले लो, चलो जी 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, जो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, अब इस पे संक्रिया लगाओ, क्या आएगा। आप अपना दिमाग मत लगाओ बेटा, खुद का दिमाग लगाओगे क्वेश्चन नहीं होगा। आपको डेफिनेशन उसने दे रखी है तो आप उसके अकॉर्डिंग मान रख दो उसमें। अब आप यहां रखोगे a, तो a का मान कितना है आपके पास 1/2, सर 1/2 आएगा, फिर क्या है प्लस, फिर सर -1 की पावर 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, और फिर क्या आएगा b यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ यहां से ये क्या बना 1/2 बन गया, और यहां से प्लस और -1 की पावर √ में क्या होता है आयोटा, तो सर ये तो 1 + 2 यानी 1/2 प्लस आयोटा बन गया। क्या ये वापस वास्तविक संख्या में आएगा, क्या नहीं आएगा। इसका मतलब सर यहाँ पे ये द्विचर संक्रिया नहीं है, यहां ये द्विचर संक्रिया नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हैं नेचुरल नंबर होगा, जेड होगा। नेचुरल नंबर की काफी डिमांड है नेचुरल नंबर तो यही फेल हो रहा है, हो रहा है क्या, यहां तो कहां हो रहा है, यहां तो कहां हो रहा है, क्योंकि 1/2 नेचुरल नंबर में थोड़ी आ जाएगा देखो देखें, अब रैशनल तो फेल हो गया ना, रैशनल तो इसी से गया, क्योंकि सर यही तो रैशनल है और ये भी रैशनल है, तो सर इसका मतलब सर तो रियल और रैशनल तो दोनों गए यहां से, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, दोनों ही नहीं हो सकते सर किसी भी केस में। अब या तो इंटीजर बनेगा या नेचुरल नंबर बनेगा, बताओ क्या ख्याल है। नेचुरल नंबर की डिमांड ज्यादा है। अच्छा तो लो फिर a = 1 ले लो, b = 2 ले लो, नेचुरल नंबर आएंगी दोनों। देखो देखे नेचुरल नंबर आ रहा है क्या नेचुरल नंबर कहां आ रहा है देखो, एक बेटा कह रहा है बोथ बोथ नहीं होगा, ये तो फेल हो गया ना। यहाँ देखो दिमाग चलाना है बेटा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, a का मान 1 ले लो, b का मान 2 लेके देखो आप, बताओ क्या आएगा बताओ। सर यहां से a* b क्या बनेगा, सर यहां बन जाएगा 1 + -1 की पावर 1 और b का मान 2 है, और -1 की पावर 1 -1 होता है, तो सर यहां से ये तो बन गया 1 - 2 और -1, क्या -1 नेचुरल नंबर होता है, नहीं होता। अब कोई बता सकता है कि इंटीजर कैसे होगा, अब बच्चा एक आंसर तो अलग बात है, लेकिन कोई ये बता सकता है कि सर देखो इस वजह से इंटीजर होगा। भाई ऑप्शन बच गया, वो आंसर तो वो हो गया, अच्छी बात है, लेकिन वो कैसे हो गया, आपको कैसे पता चला कि इंटीजर ही आएगा हमेशा, तो वैल्यू सारी थोड़ी रख ली आपने। एक दो एग्जाम्पल देखो, ये चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, एग्जाम्पल हमेशा क्वेश्चन डिस्कार्ड करने, ऑप्शन डिस्कार्ड करने के लिए होता है, एग्जाम्पल से कभी प्रूफ नहीं करोगे। ये नहीं है कि मान लो किसी स्टेटमेंट पे एक एग्जाम्पल अप्लाई हो गया और आपने फिर सीधा सीधा यहाँ पे ऐलान कर दिया कि ये सही होगा, गलत बात है भाई। यहां तो अब ठीक है, मैंने ऑप्शन नन ऑफ दीज कर देता तो कर लो कहां दिक्कत आ रही है, लो लिखो ई ऑप्शन और लिख लो भाई, इनमें से कोई नहीं। अब बताओ, नहीं वैल्यू रख के बेटा मैं नहीं बता सकता ना, हमें क्या पता, इंटीजर नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, अनंत होते हैं, तो मैं सारे कैसे रख सकता हूं, क्या पता बाद में कहीं नहीं आ रहा हो तो प्रूफ दो। नहीं भाई जरूरी थोड़ी है कि आपको तो यही नहीं मिले थे, आपकी तरफ से तो आर भी हो गया था भाई, आपको तो आर में भी कहां एग्जाम्पल मिला, नेचुरल नंबर में भी नहीं मिला आपको एग्जाम्पल, तो इसका मतलब आपके हिसाब से तो नेचुरल नंबर भी हो रहा था आंसर, बताओ। नहीं ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है ना, गलत कुछ भी मत सीखा करो आपके इसमें एग्जाम के क्वेश्चन मिल जाएंगे 4 या 5 पूर्णांकों की समुच्चय पे दिए हुए, खूब अच्छे से करना घर पे बैठ के।
कुल मिला के देखो, मैंने क्या कहा, एक क्वेश्चन आप चाहते हो सीखना तो ग्रुप थ्योरी की डेफिनेशन सीख लो, ग्रुप की डेफिनेशन अप्लाई करना सीख लो, और उसमें हार्ड क्वेश्चन पहले करो। सिंपल तो एग्जाम में आएंगे, जैसे एग्जाम का क्वेश्चन अभी आए हुए मैं करवाऊंगा, आपके सारे हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में इतना भी टफ नहीं पूछा जाएगा, आसान आसान चीजें आएंगी। लेकिन दिमाग चलाना है तो ऐसे क्वेश्चनों से पंगा लेना होगा अपन को। और इसमें कौन सा मैंने कोई महाभारत थोड़ी लिखी है, नंबर ही तो है। अब नंबर अपन को सोचना तो आना चाहिए कि 1 ले लिया, 2 ले लिया, 1 ले लिया, 3 ले लिया, कुछ भी ले लिया, ये लोग ऐसे तो डिस्कार्ड कर रहे हैं। तो अब कोई बता सकता है कि इनमें से कोई नहीं? चलो, एक बच्चे ने कुछ लिखने का प्रयास किया है, अच्छी बात है। हाँ भाई देखो, इधर ध्यान दो, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। कैसे लगाना है भाई? मैंने आपको ये डिफाइन किया, ए स्टार बी, क्या डिफाइन कर रखा है उसने? ए स्टार बी क्या दे रखा है? ये लिखा हुआ, ये है ना। अब -1 की पावर आप कोई नेचुरल नंबर या जो भी पूर्णांक संख्याएं रखेंगे तो मान क्या आएगा कि सर अगर आपने ओड इंटीजर लिया, ओड यानी ओड का मतलब विषम, विषम पूर्णांक लिया तब तो -1 आएगा, और आपने सम पूर्णांक लिया तो 1 आएगा। और कोई मान आ सकता है क्या? पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसी की बात करो, ए और बी को जाने दो आप लोग। भैया आप -1 की पावर विषम पूर्णांक लेंगे तो -1 आएगा हमेशा, और सम पूर्णांक लेंगे तो सर 1 आएगा। इसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं, यही हो सकती है। इसका मतलब यहां से मैं ये लिख सकता हूं क्या, देखना कि सर ए अगर मेरा क्या हो, विषम पूर्णांक, ए क्या हो अगर विषम पूर्णांक हो, तो अगर ए विषम पूर्णांक होता है उस केस में क्या लिखें इसको बताओ? सर a - b हो जाएगा। बताओ, हो जाएगा सीधा सीधा। सर अगर a मेरा विषम पूर्णांक होगा तो मैं a - b लिख सकता हूं इसको। और दो पूर्णांक संख्याओं का अंतर क्या होता है? पूर्णांक होता है। दो पूर्णांक संख्याओं का अंतर हमेशा क्या होता है? पूर्णांक होता है। तो सर ये तो पूर्णांक में आ जाएगा। फिर अगर मान लो आपने a को क्या लिया, सम पूर्णांक ले लिया, और सम पूर्णांक लेंगे क्या आएगा बताओ? सर सम पूर्णांक लेंगे तो ये a + b बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? और दो पूर्णांक संख्याओं का सम हमेशा क्या होता है? पूर्णांक। तो हर केस में क्या आएगा? ये पूर्णांक। ऐसे प्रूफ करते हैं। अब लिख लो आराम से तसल्ली से इसको। हाँ बताओ, समझ में आ गया क्या? ये सबको लिख लो। तो आंसर क्या हुआ? सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। ऑनलाइन वाले बच्चे सभी अपना वीडियो ऑन करके बैठा करो बेटा। तो बात समझ में आ रही है, जम रही है क्या बात? तो फिर एक क्वेश्चन पे शर्त लग जाए है? हो तैयार? पक्का? और मैं लिख के दे रहा हूं, नहीं होगा तो बताओ, पक्की बात है? चलो तो आ जाओ फिर। जब बात आएगी ये मैदान में तो फिर लिख ही लेते हैं, इसमें क्या है। और अब आप ढूंढ के लाना हार्ड से हार्ड, बोले आज गुरुजी को अटकाएंगे। नहीं, ऐसा कॉम्बिनेशन अपन में होना चाहिए। देखो क्वेश्चन को देख के दुखी नहीं होना है बेटा। दुखी इसलिए नहीं होना है कि ये क्वेश्चन अपन को नहीं आता था लेकिन अब आने लग गया, तो इसका मतलब चलो ऐसे क्वेश्चन दो तो हाथ आए जो पहले नहीं आते थे, आज आने लग गए, तो ये अपने लिए अच्छी बात होती है। और ये आएंगे तो और भी आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो देखें, लो फिर ऑनलाइन वाले बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सर जल्दी से लिखो आप क्वेश्चन। लो भाई लिख लो फिर। ए को 1 लें और बी को 1/2 लें। नहीं तो बेटा एक एग्जाम्पल सोल्व करने से हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि वो हमेशा हो जाएगा। आप ये कह रहे हो कि सर यहां ए को 1 लें, तो ए को 1 ले लो और बी को 1/2 ले लो, ऐसे ही कह रहे हो?
तो ए को 1 लेंगे, बी को 1/2 लेंगे, तो बिल्कुल क्या दिक्कत है? सभी के लिए होना चाहिए ना। मैंने नहीं कहा था आपको कि अपन यही गलती करते हैं एग्जाम में। मैंने कहा था ना, मैं इसीलिए तो मैं पहले ही लिख देता हूं मैं दे देखो, मैंने इसे डिजिटल बोर्ड का ये फायदा है कि तुरंत मैं वापस आ जाता हूं कि देख लो। ये मैं ऐसे ही थोड़ी गहरा कर रखा है यहाँ पे, इसका बेनिफिट है बेटा, क्योंकि अपन क्या एग्जाम में इसको भूल जाते हैं। अपन को 2 मिले, बोले ये सही होगा, नहीं, सभी के लिए होना चाहिए, ये ध्यान रखें, सभी के लिए। इसलिए अपन ए को, अब ऐसे तो और बहुत मिल जाएंगे, जब आप ए को 1/2 के अलावा कुछ भी लेते रहो तो वो कभी वहां पे आएगा ही नहीं। अगर ए को 1/2 नहीं लेंगे, आप कोई भी बाकी नंबर लेते रहो, तो वहां पे कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनेगा वो। तो फिर इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपन बाकी के लिए कह देंगे कि द्विचर संक्रिया हो जाएगी, नहीं, ये ध्यान रखना है। यही तो पूछा जाता है एग्जाम में, इसी का तो मतलब होता है। ठीक है, अब समझ गए? अभी तो डाउट नहीं है किसी बच्चे को? चलो तो फिर एक एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं। ये लो, काफी देर से बच्चे कह रहे हैं सर लोग वाला क्वेश्चन नहीं दिया आपने। लो भाई, लिख लो, क्वेश्चन सेम ही है, सेम ही है, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं तब। लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है, मे भी कभी आ जाए, कॉलेज लेक्चर में पूछा हुआ है, मे भी पॉसिबिलिटी है। लोग के बारे में जानते हो जब, तो कुछ है नहीं, और लोग के बारे में अपन नहीं जानते, थोड़ा बहुत तो हो सकता है कि अपन समस्या में आए, लेकिन मेरे को जहां तक लग रहा है सब जानते हैं। ए की पावर log b, तब निम्न में से, लेकिन निम्न में से, निम्न में से, तब निम्न में से किस समुच्चय पर, तब निम्न में से किस समुच्चय पर, तब निम्न में से किस समुच्चय पर संक्रिया स्टार, संक्रिया स्टार द्विचर संक्रिया होगी, द्विचर संक्रिया होगी। बताओ, देखें, बताओ। फर्स्ट, आर प्लस का मतलब जानते हो? पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। जो नहीं जानता है वो साथ साथ में लिखता रहेगा। आर प्लस का मतलब मैं क्या लिख रहा हूं? धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। साथ में लिख लिया करो, यहां कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है इसमें। धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। बी, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। सी, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। और डी, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ई और लिख लो, नेचुरल नंबर, उसको भी क्यों छोड़ रहे हो, बुरा मान जाएगा है। आप लोगों का तो फेवरेट हो गया है कुछ भी नहीं आ रहा है, नेचुरल नंबर। अब इसमें दिमाग लगाओ बेटा, और इसमें अच्छे से दिमाग लगाना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, मान लो अगर ये क्वेश्चन अपन सीख जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है अपने लिए। लॉग का ग्राफ जानते हो क्या आप लोग? पहले बताओ, जानते हो थोड़ा बहुत? ग्राफ बनाना तो आता होगा थोड़ा बहुत, सिंपल सिंपल। ये एक्स लाइन होती थी ये एक्स लाइन होती है, और सर ये वाई लाइन है, ये तो जानते थे शायद सर यहां कुछ वाई एक्सिस लिखा होता था और यहां एक्स एक्सिस लिखा होता था। ठीक है, एक बच्चे ने कहा आर प्लस। अच्छा जी, कैसे भाई? आर प्लस कैसे होगा? पहले ये बताओ कि जो log फंक्शन होता है, तो log फंक्शन का जो प्रांत होता है वो क्या रहता है हमेशा? वहां कभी भी कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते आप। पहले बात तो ये ध्यान रखते हैं। ये नई चीज अपन सीखेंगे आज, क्या?
कि सर जब हम log x लेते हैं, जब अपने ये ध्यान रखेंगे अपन, जब फंक्शन पढ़ेंगे दोबारा पढ़ेंगे कि सर जो log फंक्शन अपन लेते हैं, तो जब यहाँ log x लिखा जाता है तो बेटा ये जो x होता है ना, ये कहां बिलोंग करता है? ये हमेशा r प्लस में बिलोंग करता है। मतलब log फंक्शन में प्रांत आप हमेशा ये लेते हैं r प्लस। वहां ना तो जीरो लिख सकते क्योंकि log जीरो डिफाइन नहीं होता है, वो माइनस इन्फिनिटी पे चला जाता है। और जब आप नेगेटिव नंबर लेते हैं ये भी log में डिफाइन नहीं होता है। तो आप कभी सुना है क्या log -2, log -1? नहीं, कभी नहीं सुनते। तो ये एक तो ये ध्यान रखेंगे कि सर log फंक्शन जो होता है उसका प्रांत क्या होता है? धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्या होता है? धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब जब log अपन डिफाइन करते हैं तो उसका एक आधार भी होता है, बेस। तो किस बेस पे आप log डिफाइन कर रहे हैं? सुना होगा ना ये नाम कि सर ऐसे लिखते थे अपन, यहां log और यहां बेस a और ये log b। ये e हमेशा नहीं होता है बेटा, 1/2 भी तो लिख सकता हूं, मना किया किसी ने? log बेस 1/2 2 लिख दूं, वो भी होता है। ये भी चीजें अपन फंक्शन में पढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखना, अपन वो तो याद करके रखते हैं बेस e या 10, दो ही काम आए सर आज तक। नहीं, बेस क्या क्या हो सकता है मैं वो बताता हूं। तो बेस आपका जो होता है, यहां मैं इस बेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां तो बेस अपन को फिक्स इसने दे रखा है, लेकिन बेस अपन कुछ, क्योंकि इसने बेस यहां पे मेंशन नहीं किया है, तो मेंशन नहीं किया है तो आप हर बेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहां मेंशन कहां किया हुआ है? यहां नहीं किया हुआ ना। नहीं, ई मानते हैं तो ई के लिए क्या आएगा वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन बेस, क्योंकि जब आपने फंक्शन के क्वेश्चन करोगे तो वहां इस पे क्वेश्चन आता है आजकल कि log फंक्शन दे रखा होता है, उसका प्रांत एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार परिसर पूछा जाता है। तो फिर वो करता क्या है कि कई बार बेस है वो 1/2 कर देता है, कई बार बेस है वो e कर देता है, कई बार बेस है वो 10 कर देता है, बेस 2 भी कर सकता है। तो बेस क्या क्या ले सकता है, तो ये ध्यान रखिए, मैं इसकी बात कर रहा हूं पहले। तो यहां बेस कौन है? a, अभी a है ना, यहां बेस क्या है? a। तो ध्यान रखना दो केस बनेंगे इसमें बेटा, क्या क्या मैं आगे लिख रहा हूं, या फिर हाँ चलो आगे लिख देता हूं मैं दोनों चीजें। ये ध्यान रखेंगे, log फंक्शन को आज सीख लो, बाद में कभी भी आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। मैं जब भी log का नाम लूं आपके दिमाग में तुरंत ये इमेज आ जाएगी कि सर log के बारे में आपने हमें डिटेल से बताया था कि सर जब बेस a होगा, अगर ये बेस हमारा 0 से 1 के बीच में है, बेटा मैं b की बात नहीं कर रहा हूं, इसको ऐसे या तो फिर एक काम करो, इसको मैं हटा देता हूं, अपन इसकी बात अभी नहीं कर रहे, ये मैं हटा रहा हूं यहां से। तो एक बात तो आप ये लिख लेंगे कि log का जो प्रांत होता है, ये पूरा हट गया क्या? log का जो प्रांत होता है वो हमेशा क्या होता है? धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब सर यहां से हमारे पास दो चीजें दिमाग में आई कि बेस हमारा 0 से 1 के बीच में भी हो सकता है, या फिर बेटा बेस जो है वो 1 से बड़ा हो सकता है। 1 नहीं होता है, या तो क्या रहता है 0 से 1 के बीच में, या हमेशा 1 से बड़ा रहता है। अब मान लो कि यहां से तो e है वो 1 से बड़े में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, क्योंकि e की वैल्यू क्या होती है? 2.7 के लमसम होती है बेटा, है ना। ऐसे क्या कर रहे हो? तो इसका मतलब सर वो तो इस केस की बात कर रहे हो आप, तो मैं बात कर रहा हूं log फंक्शन की। सर बेस आप a ले रहे हो और यहां x ले रहे हो, ठीक है। तो x कहां से बिलोंग करता है? सर x बिलोंग करता है r प्लस से, यानी धनात्मक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से। तो जब बेस आपका 0 से 1 के बीच में हो तो इसका ग्राफ क्या आएगा, और जब ये बेस 1 से बड़ा हो तो ग्राफ क्या आएगा। इसमें देखो, इसमें कोई अलजेब्रा नहीं लग रही है, अलजेब्रा का काम यहां है। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो अलजेब्रा नहीं है बेटा, उसमें अलजेब्रा का कोई लेना देना नहीं है, वो तो हमारा फंक्शन का लेना देना है। हमने फंक्शन पढ़ते हैं तो फंक्शन लोग, वहां भी लोग फंक्शन पढ़ना ही पड़ेगा और यहां भी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन में कौन सा जाते ही अपने आप आ जाएगा। वहां भी सीखना है तो यहां सीख लेते हैं, कोई बात नहीं, वहां कम हो जाएगा बाहर। बताओ log का ग्राफ, ये दो याद रखेंगे आप, बिना देखे बना लो। ये कहां पे 0 होता है? 1 पे। log 1 का मान क्या होता है?
जीरो होता है हमेशा, चाहे बेस कुछ भी हो। ये बेस कब, ये कब बनेगा ग्राफ, इसका मतलब समझ रहे हो क्या इस ग्राफ का क्या है? इधर ये कहां से आ रहा है, जीरो की ओर जा रहा है सर ये, और इधर कहां जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी। ये तो जानते हो नीचे क्या होता है, ऊपर इधर 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 प्लस इन्फिनिटी होता है, इधर माइनस इन्फिनिटी, यहां प्लस इन्फिनिटी, नीचे माइनस इन्फिनिटी, जानते हो सभी। और सर यहां जब ए का मान अपना ग्रेटर देन 1 होगा ना, उस केस में हम ये जानते हैं बात कि सर वहां लोग का ग्राफ ये रहता है, और ये जीरो होता है 1 पे। log 1 का मान क्या होता है, जीरो। ठीक है, ये दोनों लोग के ग्राफ होते हैं। अब आप खुद बताओ, यहां x का मान बढ़ रहा है, किधर किधर बढ़ रहा है बेटा, ये तो पता है ना, प्लस इन्फिनिटी बोलो, और इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, ये तो जानते हो सारे। लेकिन ये माइनस इन्फिनिटी की ओर नहीं जा रहा है सर, ये जीरो की ओर जा रहा है, क्योंकि लाइन के टच करेगा तो वो जीरो पे जाएगा ना। जब कोई भी ग्राफ लाइन पे कट करता है वहां जीरो हो जाता है, ये तो जानते हो सभी। तो इसका मतलब सर देखो उल्टा हो रहा है काम, क्या कि यहां जब x का मान बढ़ा रहे हैं तो सर log का मान डाउन हो रहा है, माइनस की ओर जा रहा है। देख लो जा रहा है कि नहीं जा रहा, क्योंकि देखो यहां माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है सर। और कहां से आ रहा है सर, जीरो होता नहीं लेकिन जीरो के नजदीक जाता है, तभी तो मैंने क्या लिखा देखो, log में जो x लिखते हैं अपन, x मैंने यहां से ही तो ले रहा हूं, इधर थोड़ी आया, ये जीरो होता है जानते हो ना सारे, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो इस जीरो के इधर जाते हैं नेगेटिव, जीरो के इधर जाते हैं, तो इधर तो अपन आए नहीं, क्योंकि ग्राफ तो इधर ही रह गया ना। तो सर यहां तो अपन आए नहीं, आ भी नहीं सकते, क्यों, क्योंकि देखो प्रांत क्या होता है, प्रांत हमेशा कहां रखा जाता है, एक्स एक्सिस पे, पता है ना इस चीज को। जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो प्रांत को कहां रखते हैं, एक्स एक्सिस पे, और सह प्रांत कहां आता है, वाई एक्सिस पे, ये तो जानते हो सभी लोग। तो इसका मतलब सर log का ग्राफ जब बेस हमारा 0 से 1 के बीच में होता है तो उसका मान हमारा क्या हो जाता है, 0 से माइनस इन्फिनिटी की ओर जा सकता है। और जब हमारे पास log का मान यानी कि बेस का मान 1 से बड़ा होता है, उस केस में ये हमेशा प्लस इन्फिनिटी की ओर जाता है। बात समझ में आएगी नहीं? तो इसका मतलब सर हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो a की पावर log b पूछा गया था, लेकिन अब हमें तो बेस कुछ दिया नहीं, तो सर इसका मतलब log b का मान क्या हो सकता है सर, log b का मान प्लस इन्फिनिटी की ओर जा सकता है और सर माइनस इन्फिनिटी की ओर भी जा सकता है, यानी प्लस इन्फिनिटी के और माइनस इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता। और log 1 का मान क्या होता है, जीरो। log 1 का मान क्या होता है, जीरो, वो तो दोनों ही केस में जीरो होता है, चाहे आपका बेस 1 से बड़ा हो चाहे बेस 1 से छोटा हो, 0 और 1 के बीच में हो। अब आप एक बात बताओ, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या log b का मान क्या आएगा, बताओ log b का मान क्या आएगा, दोनों को देख के बताओ। देखें सर कोई भी नंबर आ सकता है, इन्फिनिटी तक आ सकता है इधर तो, और बेस अगर आप ये कर दो कि इधर भी आ सकता है, वो तो बेस पे डिपेंड कर रहा है। अगर ई बेस लेंगे तब भी सर देखो यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, क्योंकि जब ये नंबर ले रहे हो तो आप नेगेटिव नंबर भी तो आ सकते हैं, इसमें आ सकते ही नहीं, नेगेटिव मान भी आ सकते हैं, पॉजिटिव मान आ सकते। भाई वाई के मान कहाँ है, ये वाई के मान ही तो है सारे, तो वाई के मान सर नेगेटिव में भी आ सकते हैं और इधर पॉजिटिव में भी आ सकते हैं। लेकिन log b तो सर क्या रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन a अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं तो कोई समस्या नहीं है। बात समझ में आएगी नहीं आई कि सर यहां से एक बात तय होगी, log b जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है कि नहीं। log x का मान देखो ना, ग्राफ से पता चल रहा है, इधर देखो इन्फिनिटी पे जा रहा है, इधर नेगेटिव में भी आ रहा है, इधर सर नेगेटिव में भी, इधर पॉजिटिव आ रहा है, इधर नेगेटिव में जा रहा है, तो इसका मतलब log का मान है वो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी बीच में कोई नंबर हो सकता है, तो वो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, और वो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन था ये बना लेना, मैं भी मौका दे दूंगा आपको। देखो हमारा जो क्वेश्चन था वो सर a की पावर log b था, तो अभी आपने कहा कि log b का मान तो नेगेटिव भी आ सकता है पॉजिटिव भी आ सकता है,
कोई भी वास्तविक संख्या आ सकती है। तो अब आपसे पूछा गया क्वेश्चन है वो इन पे है। तो अगर आपने कहा कि पॉजिटिव नेगेटिव कोई वास्तविक संख्या आ सकती है, तो अगर मैं a का मान -1 ले लूं तो log b का मान तो क्या 1/2 नहीं आ सकता क्या? आ सकता है, क्योंकि देख लो सर 1/2 भी किसी न किसी मान पे आएगा। वो अब किस मान पे आएगा वो हमें नहीं फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें कैलकुलेशन नहीं बैठानी है वहां पे। कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा तो आप 1/2 मान निकालते रहोगे। इसीलिए मैंने ये ग्राफ बताए। अब आपको लगता हो कि सर ने ग्राफ क्यों बताए? मैंने ग्राफ इसीलिए बताया क्योंकि वहां पे आपको कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा बेटा, जो आप log 1/2 की वैल्यू निकालने बैठ जाओगे, नहीं फाइंड आउट होगी आपसे। और करनी भी क्यों है? क्योंकि हमें यह पता है कि सर पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी मान आ सकता है, तो कोई मान में तो 1/2 भी होता है। 1/2 वास्तविक संख्या ही होती है ना, तो वो भी किसी न किसी मान पे आएगा। देख लो, इसका मतलब सर बस हमारा काम तो यहां हो गया कि भाई log b का मान 1/2 आ जाएगा जिस भी b के मान के लिए। तो सर -1 की पावर 1/2 क्या हो गया? तो सर यहां फेल हो गया और यहां फेल हो गया, क्योंकि -1 यहां भी ले सकता हूं मैं a को, और मैं यहां भी a को -1 ले सकता हूं। और सर यहां भी तो ले सकते हो, a को -1 यहां भी ले सकता हूं मैं। बिल्कुल ले सकते हैं, ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो r प्लस आएगा। क्यों आएगा भाई? क्योंकि नेचुरल नंबर क्यों नहीं आ सकता? नेचुरल नंबर इसलिए नहीं आ सकता सर, ए तो आप नेचुरल नंबर ले लोगे, लेकिन log भी नेचुरल नंबर आए जरूरी थोड़ी है। वो तो कोई भी वास्तविक संख्या आ सकती है। मान लो आपने 2 लिया ए को, और जो log बी का मान मान लो हाफ आ गया, तो √2 बन जाएगा। तो √2 आपके वापस नेचुरल नंबर थोड़ी हो सकता है। लेकिन हाँ, इस केस में पक्का है सर, कोई समस्या नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि सर यहां एक तो ए को आप क्या नहीं ले सकते, नेगेटिव नहीं ले सकते। अब सर ए की पावर क्या बनेगी? log b बनेगा। अब आपने a को पॉजिटिव लिया और b को पॉजिटिव लिया, तो log b का मान क्या आ सकता है? या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव के केस में तो ये रह जाएगा, और नेगेटिव आएगा तो सर 1/a की पावर log b लिख देंगे। लेकिन ये भी तो वास्तविक संख्या रहेगी, ये भी वास्तविक संख्या रहेगी। तो इसका मतलब दोनों केस में क्या आएगा सर? ये भी r प्लस। ये तो पता है ना सबको कि a की पावर में अगर कोई संख्या होती है तो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, पता है ना? a की पावर में अगर कोई नेगेटिव संख्या हो चाहे पॉजिटिव हो, वो कभी 0 नहीं हो सकता। पता नहीं इस चीज का? a की पावर 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। या फिर सर 1/a हो सकता है, या फिर a हो सकता है, या a की पावर में चलता रहेगा, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये वापस किस में आया? r प्लस में। और ये भी किस में आएगा? r प्लस में। अब आप पहले लिखो, फिर मैं दोबारा समझाता हूं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कभी भी एग्जाम में लौट के कहीं भी मिल सकता है आपको। और अच्छा क्वेश्चन कैसे है मैं समझाता हूं इस चीज को। पहले इसको लिख लो आप अच्छे से, तो ये भी नहीं होगा इसमें। वैसे तो देखो आपको वैसे ही पता चल जाता है कि log डिफाइन इसी पे होता है, r प्लस पे, तो वहां अपना काम हो जाता है अगर पता होता अपन को। वो मैंने पहले ही लिखवा दिया था ये रहा। तो आंसर तो आपको यहीं से दिख गया था अगर आपने ढंग से देखा हो तो। पहले ये ग्राफ बना लो बेटा, ये ग्राफ बना लो दोनों। ये बेस है, ए का मतलब क्या है यहाँ पे? बेस। तो बेस 0 से 1 के बीच में हो तो log का ग्राफ ये बनता है, और जब बेस हमारा 1 से बड़ा हो तो log का ग्राफ ये बनता है। दोनों लिख लेंगे। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले शांत कैसे हैं? है? अच्छा, क्लास कितने बजे तक अपनी है? 6 बजे तक? हाँ बिल्कुल बेटा, पॉजिटिव नंबर के लिए अगर ये चीज पता थी तो दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन आज से पता होगा कि पॉजिटिव रियल नंबर के लिए log डिफाइन होता है।
सही है, तो कुछ लोग तो डिसाइड कर लेंगे धीरे धीरे कि अपने मैथमेटिक्स बस का है कि नहीं है, ये भी अच्छी बात है। वरना एग्जाम के बाद डिसाइड होता है कि 40% नहीं आ रहे, तो फिर 2 साल खराब होने के बाद पता चले, इससे अच्छा पहले ही पता चल जाता है। मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा। दूसरी बुक आज से शुरू होगी बेटा। अभी अपनी 4:30 तक ये बुक चलेगी, फिर दूसरी बुक पढ़ा देंगे घंटे भर। वो अप्लाइड, तभी तो अप्लाइड पढ़ाना जरूरी है। कोई बात नहीं, तो आप अगर इस टाइप के एग्जाम्पल से परेशान है तो आप मेरे को बता दिया करें, लेकिन जरूरी है बेटा, ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी। और अभी भी अपन को, और मेन चीज है इसमें दिक्कत कहाँ है, आज 2 चीजें नई सीखने को मिल गई कि सर एक तो लोग का ग्राफ नहीं भूलेंगे आज से, कि बेस पे डिपेंड करता है। अगर बेस का मान 0 से 1 के बीच में है तो लॉग का ग्राफ ये आ जाएगा, और बेस अगर 1 से बड़ा है तो सर लॉग का ग्राफ ये रहेगा। एक तो ये चीज हमारे समझ में आई। एक दूसरी चीज ये समझ में आ गई कि सर लॉग का प्रांत जो है वो धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। तो ये बात भी, तो log -2 डिफाइन नहीं होता, log 0 डिफाइन नहीं होता, log -3 डिफाइन नहीं होता, तो आप नेगेटिव नंबर वहां पे नहीं ले सकते। तो आप ये लिख सकते हैं, log फंक्शन का जो प्रांत है वो क्या होता है, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। ठीक है, और बेस क्या क्या हो सकता है ये भी समझ में आ गया सर आज से। जरूरी नहीं है कि ई हो 10 हो, कुछ भी बेस हो सकता है इनमें से, ये आपने देख लिया। अब देखो इधर, ये समझ में आ गई क्या बात, कि log b का मान सर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। तो वास्तविक संख्या आएगी वो धनात्मक भी आ सकती है और ऋणात्मक भी आ सकती है, लेकिन सर a धनात्मक रहेगा, क्योंकि a कहां से ले रहे हैं अपन, r प्लस से। a कहां से ले रहे हैं, r प्लस से, तो a धनात्मक रहेगा, b भी धनात्मक रहेगा। लेकिन सर b धनात्मक हो भले ही, लेकिन फिर भी हमारे पास b का मान, log b का मान क्या आ जाता है, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों आ जाता है। देख लो आप, भाई यहाँ पे जो अपन x लेते हैं वो तो धनात्मक ही ले रहे हैं, लेकिन देखो log का ग्राफ नीचे भी आ रहा है ऊपर भी जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तब तो धनात्मक है, नीचे आ रहा है तब ऋणात्मक है। और दोनों केस में हो रहा है बेटा, देख लो इधर ऊपर धनात्मक भी आ रहा है और ऋणात्मक भी आ रहा है, तो log b का मान धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है। इसीलिए मैंने लिखा है साथ में कि भाई log b धनात्मक आएगा तो एक धनात्मक वास्तविक संख्या की पावर धनात्मक वास्तविक संख्या होती है, तो वो हमेशा धनात्मक वास्तविक संख्या आ जाती है। और यहां धनात्मक वास्तविक संख्या की पावर अगर माइनस इंटू धनात्मक वास्तविक संख्या है तो 1 धनात्मक संख्या बन जाती है, तो वो भी एक धनात्मक संख्या ही होती है। बात में आएगी नहीं आई भाई। अब ये तो ऐसे धनात्मक बन गई, अगर मान लो log b का माइनस आएगा, जैसे लिखते नहीं हो 2 की पावर -1 आ गया, तो भाई इसको 1/2 लिख लो, तो ये धनात्मक बन जाती है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जब a की पावर log b मान लो नेगेटिव होगी तो 1 में करते ही वो पॉजिटिव बन जाएगी, तो ये भी तो एक धनात्मक वास्तविक संख्या ही है। तो सर दोनों केस में क्या आ रहा है वापस, तो इसका बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई हो रहा है। एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं आप इसको। मजा आया कि नहीं आया? एक आपके एसीएफ में क्वेश्चन पूछा हुआ है, करा दूं? पक्की बात है ना? लो तो क्वेश्चन नंबर 23 देखो। अब वो क्या है कि ऐसा लिख दिया कि आधे लोगों ने उसको देख के छोड़ दिया। उसने जो लिखा ना, उसको लिखा हुआ देख के वैसे ही छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 23 देखो बेटा। अच्छा, ऑनलाइन वालों के पास तो बेटा आज आपको डाउनलोड का ऑप्शन दे देंगे उसमें, बुकलेट में, ठीक है? तो आप भी डाउनलोड कर लेना, और अगर जयपुर आना जाना हो तो यहां से बुक ले जाना। और जो थ्योरी की बुक मैंने बताई थी वो आपको 20 दिन के आसपास में या 25 दिन लग सकते हैं, उसमें पूरी थ्योरी की बुक एक साथ मिल जाएगी, जिसको आप शॉर्ट नोट्स एज ए शॉर्ट नोट्स में बहुत अच्छे से काम आ जाएगी। यानी जैसे ये तो अपन डिटेल से पढ़ रहे हैं, उसमें शॉर्ट एकदम सारी चीजें स्टेटमेंट लिखे होंगे, उनको आप बार बार रिवाइज करवाऊंगा मैं, तो वो भी अपने काम आ जाएगी। ठीक है, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, उसने लिखा है कि किन्हीं 2 वास्तविक संख्याओं, लिखना चाहो तो लिख लो, ऑनलाइन वाले लिख सकते हो, कि किन्हीं 2 वास्तविक संख्या a तथा b के लिए, किन्हीं 2 वास्तविक संख्या a तथा b के लिए प्रतिचित्रण
और यहां ए कोमा बी लिख सकते हैं बेटा आप, ए बी भी लिखा हो सकता है या ए कोमा बी लिखा हो, उससे कोई, चलो जैसा लिखा है वैसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने ये लिखा है बेटा एफ ए बी, और वो डिफाइन होगा आर से आर में, ये उसने दिया है, ये हमारी मर्जी नहीं है, उसने दिया है। उसने लिखा है कि नहीं, दो वास्तविक संख्या ए तथा बी के लिए प्रतिचित्रण एफ ए बी आर से आर, यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर इस प्रकार परिभाषित है कि, इस प्रकार परिभाषित है कि एफ ए बी, और इसमें जब एक्स लिखते हैं ना अपन यहां पे, तो ये ऑपरेट कैसे हो रहा है, ए एक्स प्लस बी, ये लिखा है उसने ए एक्स प्लस बी, ये डेफिनेशन उसने दे रखी है अपना, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, भले कुछ भी लिख दे समुच्चय में, भले सारे हाथी भर दे, अपने को क्या करना है, समुच्चय में कुछ भी लिखा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो जैसे वो एलिमेंट देगा ना अपन वैसे एलिमेंट काम में ले लेंगे, ठीक है। और फॉर ऑल एक्स कहां से ले रहा है बेटा, वो कह रहे हैं एक्स है वो आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय में कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो फिर उसने एक जी बना दिया, और जी में समुच्चय बना दिया, और वो कह रहे हैं इसमें इस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, और साथ में कह रहा है कि ए आपका क्या है, नॉन जीरो है। वास्तविक संख्याओं के वास्तविक संख्याएं वो तो ऊपर लिख दिया उसने, लेकिन वो कह रहा है कि ए को नॉन जीरो वास्तविक संख्या लेनी है, ये लो। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो जी है वो आपका समूह है या नहीं है, तो इसने तो पूछा कि ये संवर्त नहीं है, समुच्चय जी तत्समक अवयव नहीं है, प्रतिलोम अवयव नहीं है, जो भी है ये उसने दिया है। बात समझ में आ गई, बताओ कैसे करोगे। अब समूह बनाने के लिए सबसे पहले तो द्विचर संक्रिया बनानी पड़ेगी। अब इसमें एक तो इसने डिफाइन नहीं किया, वैसे डिफाइन करना चाहिए था इसको, कि यहां पे अब देखो एलिमेंट ऐसे आ रहे हैं, तो इसको कैसे करेंगे आप बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा तो समूह ही है उसमें एलिमेंट ऐसे रख दिए तो हम क्या करें। अब देख लो एलिमेंट तो वो कैसे भी रख सकता है ना बेटा। अब एक तो है कि इस क्वेश्चन को आप छोड़ दो, वो एक होगी इसको सीख लो। देखो तो यहां अपन को डिफाइन करा है उसने कंपोजिशन। कंपोजिशन नाम सुना हुआ है क्या आपका, कंपोजिशन ऐसा कुछ सुना हुआ है, इधर ध्यान दो। तो हमें ये पूछा है कि कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में ये ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा, ये हमें पूछा गया है। कंपोजिशन की, कंपोजिशन का मतलब गो ऑफ फोग नाम सुना है, एफ ऑफ जी, ऐसा सुना हुआ है क्या किसी, ऐसा फोग गोफ चलता था है ना। ये इसकी डेफिनेशन जानते हो क्या, इसको कैसे लिखते हैं सर, इसको ऐसे लिखते थे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, आता है ना, बस तो हो गया क्वेश्चन, बस तो ये पता है फिर हो गया। जिसको नहीं पता है वो ये लिख ले। ये क्वेश्चन न होने का रीजन ये हो सकता था, ये तो है नहीं, क्योंकि हमें द्विचर संक्रिया तो चेक करनी है। तो द्विचर संक्रिया के लिए मैंने क्या बताई है डेफिनेशन, क्या करते हैं सर, जी से कोई भी दो अवयव उठाते हैं, ये तो करते हैं। मैंने भाई आपके अब ये क्वेश्चन आ गया तो डेफिनेशन थोड़ी बदल जाएगी, अभी भी वही रहेगी। सर द्विचर संक्रिया चेक करनी होगी तो डेफिनेशन तो वही रहेगी ना, अब चेंज थोड़ी हो जाएगी। तो सर जी ऐसे है तो ऐसे यहां से जैसे एलिमेंट है वैसे तो उठा लेंगे अपन। तो सर यहां पे कंपोजिशन का मतलब है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखते हैं, उसको ऐसे ओपन करते हैं और इसको ओपन ऐसे किया जाता है। इसमें कोई समस्या है क्या, किसी को आता है सबको ये। तो पहले इसमें आप इसको, उसने तो हमें ग्रुप पूछा है, मान लो उसने तत्समक अवयव पूछा है, लेकिन पहले द्विचर संक्रिया चेक करनी होगी, क्योंकि आज मैंने केवल द्विचर संक्रिया चेक करने के एग्जाम्पल दिए हैं आपको। ग्रुप पूरा नहीं हुआ है बेटा, ग्रुप में आगे अपन पढ़ेंगे साहचर्यता क्या होता है, तत्समक अवयव क्या होता है,
प्रतिलोम अवयव क्या होता है। तो द्विचर संक्रिया हो और साहचर्यता हो और तत्समक अवयव हो और साथ में प्रतिलोम हो, तो ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं जब जाके वो क्या बनता है, ग्रुप बनता है, समूह बनता है। तो इसका मतलब सर ग्रुप के लिए सबसे पहले तो द्विचर संक्रिया आनी चाहिए अपन को। तो पहले चेक करो कि इसमें द्विचर संक्रिया है कि नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं कि सर जी में से कोई भी 2 एलिमेंट उठाते हैं, उठा लो, ये लो सर कोई भी 2, ये लो भाई, एक ए बी ले लो और एक दूसरा सर सी डी ले लेते हैं। कोई भी 2 रियल नंबर वास्तविक ऐसे ही होंगे ना, 2 फंक्शन भी, नीचे ये एलिमेंट ही तो चेंज होंगे ये वाले। ये कौन है, ए बी मतलब क्या है, वास्तविक संख्या। देखो क्वेश्चन में लिखा है, अपन की अपनी तरफ से मत मानो, क्या है, वास्तविक संख्या ही तो है। लेकिन सर ये कह रहा है कि ये जो पहली वास्तविक संख्या जो आती है ना, ये 0 नहीं ले सकते आप। तो जब आप ये 2 एलिमेंट लेंगे जी से, तो साथ में क्या लिखोगे कि सर ए भी नॉन जीरो है और साथ में सी भी नॉन जीरो है। पता है क्या, क्योंकि सर ये पहले स्थान पे जो आती है ना, ये वो कह रहा है कि नॉन जीरो लेनी है। उसने कहा है अपनी मर्जी से नहीं लिखना है कुछ भी। ठीक है सर, ले लिया। अब इनको ऑपरेट करो बेटा दोनों को, तो क्या आएगा सर, इसको ऑपरेट करेंगे एफ ए बी ऑफ एफ सी डी, ऐसे ही करोगे, और इस पे ऑपरेट करेंगे एक्स। बताओ समस्या। अभी आपने बताया कंपोजिशन कैसे ओपन होता है, ऐसे लिखते हैं, तो उसको लिख दो ऐसे। तो सर इसको आप लिख दो ऐसे, तो ये क्या आएगा सर, एफ ए बी, और यहां क्या आएगा सर, यहां आ जाएगा एफ सी डी, और यहां एक्स। बस तो आ गया समझ में, अब तो है ही क्या। और ये कैसे ओपन होता है, ये उसने दिया है, देखो ये रहा। वो कह रहा है कि जब यहां ए बी लिखे हो ना, तो ए तो एक्स के साथ आ जाएगा और बी उसके ऐड होके आ जाएगा। ठीक है, लो। तो सर यहां क्या बनेगा, ये तो ऐसा का ऐसा रहने दो। सर वो कह रहा है कि यहां सी एक्स प्लस डी लिख दो, लो सी एक्स प्लस डी लिख दिया, कोई समस्या। अब इस पूरे को एक्स मान लो, तो फिर कैसे ओपन होके आएगा सर, ए के साथ तो ये अंदर वाला आएगा प्लस ये बी ऐड होके आ जाएगा। बताओ कैसे बना सर, ए और यहां सी एक्स प्लस डी आ जाएगा, और सर यहां से ऐड होके कौन आएगा, डी। ये हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है, हम थोड़ी कह रहे हैं, तो ये खुद ही कह रहा था। हमें तो केवल ये जो कह रहा था वो करना था। इसमें हमें तो डेफिनेशन आनी चाहिए थी कि सर हमें तो कोई भी चाहे कभी भी द्विचर संक्रिया पूछे, हम तो एक ही डेफिनेशन जानते हैं, वहां से कोई 2 एलिमेंट उठाएंगे, उनको जो द्विचर संक्रिया जो संक्रिया दे रखी होगी उसको लगाएंगे, वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा जी में, ये हमें देखना है। बात समझ में आ गई, देख लो। तो अब यहां से इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताओ सर, इसको हम लिख सकते हैं यहां से ए सी एक्स प्लस ए, और यहां से ये आ जाएगा ए सी एक्स प्लस यहां से क्या आ जाएगा, ए डी प्लस बी। और ये ध्यान रखना बेटा, ये इसने मेरे को जहां तक लग रहा है इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक है, यहां इनमें बीच में कोमा आएगा सब जगह। ये जितने भी है ना यहाँ कोमा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन मेरा जहां तक मेरा देखा हुआ है, यहाँ कोमा लिख लेना सब जगह, यूं आता है। ठीक है। अब इसको मैं अगर एफ के पदों में लिखना चाहूं, कैसे लिखूंगा, वापस एक्स का गुणांक कौन है, और जो कांस्टेंट टर्म ऐड होती है वो कौन है, तो एफ के पदों में लिख सकता हूं। इसको कैसे लिखूंगा बता दो सर, एक्स का गुणांक है वो पहले आ जाता है, और कोमा जो अचर है वो बाद में आता है। ऐसे तो लिखते हो सर, ये ए सी कोमा और ये आ जाएगा ए डी प्लस बी। क्या ये वापस जी में आएगा क्या, द्विचर संक्रिया में चेक तो ये करना होता है कि 2 वहां से लेते हैं, वापस जी में दिखाना चाहिए। अब ये जी में कब आए, भूल गए, एफ ए बी जी में कब आता है, जब ए और बी क्या हो, ए और बी क्या हो, वास्तविक संख्या, और ए क्या होनी चाहिए जिसमें, नॉन जीरो वास्तविक संख्या, है ना। देखो अब सर ये वापस जी में कब आए, जब ए सी तो क्या हो, नॉन जीरो वास्तविक संख्या हो, और इधर वाली कोई भी वास्तविक संख्या हो। अब आप एक बात बताओ,
दो वास्तविक संख्याओं का प्रोडक्ट क्या होता है, और वास्तविक संख्या में वास्तविक संख्या ऐड करते हैं क्या आता है, तो ये वास्तविक संख्या है कि नहीं है। और दो नॉन जीरो वास्तविक संख्याओं का प्रोडक्ट क्या आता है, क्योंकि ए और सी क्या थे, तो ए सी क्या आएगा, नॉन जीरो। और वास्तविक संख्याओं का गुणा क्या होता है, वास्तविक संख्या। किसमें आ गया, तो बताओ द्विचर है कि नहीं है, ऐसे देखना था। अब भले ही आप एक बात सोचो, देखने को तो ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक है सर, फलन भी ले दिए, फलन की डेफिनेशन भी लगा दी, फिर जी बना दिया, फिर कंपोजिशन भी लगवा दिया, चार चीज एक साथ पूछ ली। और मैं बता रहा हूं 90% इस क्वेश्चन को देख के छोड़ देते हैं। क्यों भाई, द्विचर संक्रिया की डेफिनेशन के अलावा मैंने क्या कर दिया इसमें ऐसा, बताओ। एक स्टेप ऐसी बताओ कि सर आपने पहले तो कोई डेफिनेशन दूसरी बताई थी, अब आपने दूसरी बता दी, ऐसा तो है नहीं भाई। कंपोजिशन ओपन करना तो अपन बचपन से सीखते हैं, कंपोजिशन को ओपन ऐसे ही किया जाता है सर। तो अब ये चीज आपने एक सीखी होगी आज से सर, आज के बाद एग्जाम में या कहीं भी भले ही कितना भी टफ क्वेश्चन आए, हम जब भी द्विचर संक्रिया सोल्व करेंगे तो हमारी डेफिनेशन यही रहेगी। अब नहीं हो रहा है इसका मतलब अपन उसको देख ही नहीं रहे हैं, या अपन करना ही नहीं चाह रहे, अपन पहले ही मुंह मोड़ लिया उससे, अरे यार हार्ड है। हार्ड नहीं होते बेटा, जबकि मैं कह रहा हूं ये तो उनसे भी सरल थे। इसमें तुम्हें क्या करना था, अब तुम्हें ये नहीं पता कि दो वास्तविक संख्याओं का गुणा वास्तविक संख्या होता है, तो एक अलग बात है। फिर दो वास्तविक संख्याओं का सम वास्तविक संख्या होता है, ये भी पता है। और दो नॉन जीरो वास्तविक संख्याओं का गुणा भी एक नॉन जीरो वास्तविक संख्या ही आता है, ये तो काम आया देख लो। क्योंकि ये वापस जी में क्यों आया, क्योंकि यहां पे जो आने वाली पहली जो संख्या है वो नॉन जीरो आनी चाहिए थी, और वो नॉन जीरो आने का रीजन हो गया ना ये रहा, क्योंकि सर ये दोनों नॉन जीरो होती हैं तो गुणा नॉन जीरो आएगा। गुणा जीरो कब आता है, जब उनमें से कोई एक जीरो हो या दोनों ही जीरो हो, वरना तो कोई संख्याओं का गुणा कभी जीरो नहीं आ सकता ना। बस अब लिख लो इसको आप, और अब आज अपन इसमें इतना ही पढ़ेंगे। अब जितने भी कल की क्लास और आप ले लो, कल और परसों, हाँ 2 दिन, फिर आप अपने इसमें जो ग्रुप की डेफिनेशन पे जितने भी क्वेश्चन आए हुए मैं आपको टिक करवा दूंगा, वो आपको खुद को ट्राई करके आने। या फिर संडे आ रहा है ना, तो बस संडे को 8 से 5 अपन यहाँ क्वेश्चन करेंगे आराम से बैठ के, सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। घर पे तो अपन करें नहीं करें, लेकिन यहां बैठ के करेंगे आराम से। एक बच्चे ने अभी ज्वाइन किया है क्या, बेटा अब तो क्लास पूरी होने वाली है। कोई बात नहीं, जो भी बच्चा नया बच्चा आए ना डेमो में आगे से, तो ये ध्यान रखे कि पीछे वाली ये क्लास देख के जरूर आए, क्योंकि ग्रुप थ्योरी में ऐसा नहीं होगा ये क्लास हम पढ़ी नहीं है अपन आगे डायरेक्ट विद्वान बन जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर कोई नया आता है तो वो पहले वाली, जैसे कल तो मैंने कोई पढ़ाया नहीं था, इंट्रोडक्शन ही दिया था, लेकिन आज वाली क्लास देख के ही दूसरी क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब इससे फिर आसान और कुछ मैं नहीं बना सकता, मैंने जितना पॉसिबल था वो बना दिया बेटा, है ना। और मैं तो कहता हूं आप इसको एकदम सेपरेट अलग अलग पढ़ो, कि सर ग्रुप चेक करना हम सीख गए, अब ग्रुप चेक करना हम बता सकते हैं, तो वो एक पहला पोर्शन खत्म कर लो। फिर अवयव की कोटि निकालना सीख लो, वो दूसरा। फिर उपसमूह चेक करना सीख लो, वो तीसरा। बस खत्म, 3 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं यूनिट फर्स्ट में, ठीक है। उतार लिया, ये लिख लो। और ये करेक्शन कर लेना वहां पे ना, यहाँ कोमा कर लेना बीच में, क्वेश्चन में भी करेक्शन कर लेना। और ये क्वेश्चन आईआईटी जेएम में भी पूछा हुआ है, और एसीएफ 2011 में पूछा हुआ है। जो अपने यहाँ पे अभी इसी बार पेपर हुआ था ना, जैसे अपने ये नहीं होता सिविल सर्विसेज की एग्जाम होती है आईएएस की, तो उसमें फॉरेस्ट सर्विस नहीं होता क्या, तो ऐसे अपने राजस्थान के बेस पे एग्जाम होती है।
जंगलों के राजा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। अभी आपका 10 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद अपन दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे। पहले उसका सिलेबस जानेंगे और थोड़ा बहुत बेसिक चीजें पढ़ेंगे आज। जैसे मान लो डिफरेंशिएशन करना, कुछ फॉर्मूले जो अपने याद रखने अपन काम आएंगे, वो चीजें अपन उसमें पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो ये लिख लो सभी। तो अब किसी भी बच्चे को जो मैंने आज पढ़ाया उसमें डाउट है वो मेरे से पूछ सकता है। कोई भी डाउट किसी भी टाइप का मेरे से डिस्कस कर सकता है, कोई भी बच्चा हो पूछ सकता है। पूछो फिर, या वरना अपन क्लास स्टॉप करते हैं। हाँ भी ऑनलाइन वाले बच्चे भी अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है। और बेटा डेमो ले रहे हो अच्छी बात है, लेकिन डेमो भी इस तरीके से लेना है कि जैसे हम पढ़ ही रहे हो, तभी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। बीएससी एमएससी का कोर्स कब तक होगा? बेटा अभी तो शुरुआत की है? कोर्स करवा देंगे। आप ये मानो टोटल 6 महीने का होता है, तो 3 महीने मान के चलो आप। 3 तो लग जाते हैं। अगर वही बात है, धीरे धीरे अच्छे से पढ़ाएंगे तो 3 महीने तो लग जाते हैं। अब वही है, मैं जब जल्दी जल्दी भगा भगाई करा देता हूं तो वो फिर वो आपके किसी काम का तो है नहीं। क्योंकि मैंने कहा ना, जो कल भी बताया था आज भी बता रहा हूँ, ये 3 बुक्स है, इसमें टाइम लगेगा। बाकी जैसे अभी अपन दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस, तो वो जल्दी हो जाएगी। वो जल्दी इसलिए हो जाएगी क्योंकि आपको समझ में जल्दी आएगी वो, क्योंकि अप्लाइड होती है वो अपन जल्दी कवर करते हैं, उसके अपन राजा होते हैं। लेकिन वो थोड़ा फास्ट कर लेंगे अपन, वो तो आप खुद ही फास्ट कर लोगे, मेरे कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये चीजें अपन फास्ट नहीं करेंगे, इसमें चीजें सीखेंगे ताकि बार बार इन कोचिंगों में भटकने में, भाई एक बार पैसा दे दिया ठीक है, अब ये थोड़ी है कि 4 बार, आज इस बार इनको दे दिया फिर अगली बार दूसरों को दे दिया, उससे कोई मतलब तो है नहीं, उससे टॉपिक तो आना नहीं है। टॉपिक जब तक हम खुद प्रयास नहीं करेंगे टीचर के साथ मिलके, तब तक आता नहीं है बेटा, चाहे कितना ही आसान हो कितना ही टफ हो। ठीक है, चलो 10 मिनट बाद मिलते हैं बेटा। तो अगर आपको किसी कोर्स के बारे में पूछना है, फीस के बारे में पूछना है, तो दूसरी क्लास हो जाएगी जस्ट बाद, आप मेरे को कॉल करके पूछ लेना। ठीक है, वो बता देंगे सभी। तो लिंक आप लोगों का यही रहेगा बेटा, इसी में ज्वाइन रखना। आप 5-7 मिनट जो भी अपना पानी वगैरह पिए पी सकते हैं।